सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट्स लाइव आ जाएं। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाएं। आज का एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो फटाफट आप आ जाइए और चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो 3 दिन हो गए थे, हमारी क्लास बंद थी 3 दिनों से, ठीक है। तो थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से मुझे 3 दिन क्लास बंद करना पड़ा। तो आज से हमारी क्लासेस रेगुलर चलेगी, तो पहले आप सभी जुड़ जाए जितने भी बच्चे हैं। तो हमारी 2 क्लासेस होती है, एक सुबह 7 बजे होती है मॉर्निंग को, एक इवनिंग को शाम को एक 7 बजे होती है, जो कि अभी जो क्लास हो रही है हमारी वो इवनिंग की है। तो आ जाओ आप सभी लोग फटाफट जल्दी से। बहुत सारे कैडेट्स इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को 7 बजे के बाद देख रहे हो रात के, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आप सभी का नाम लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को आपका नाम लिखना है, ताकि मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन से कैडेट तक ये वीडियो पहुंच रहा है और कौन कौन कैडेट इस वीडियो को देख रहा है। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो, लाइव हो जाने के बाद वीडियो देख रहे हो, तो आपको कमेंट में आपका नाम कमेंट करना है। तो फटाफट जितने भी बच्चे आ चुके हैं तो मुझे फटाफट रिस्पॉन्ड करें जल्दी से, चैट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन प्रेजेंट है। मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से सिर्फ आपके नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं आपके चार्ट जो है मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है 5, ठीक है। ये हमारी एनसीसी स्पेशल क्लास है, तो एनसीसी स्पेशल क्लास 5 मिशन एनसीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज नोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के ऊपर, ठीक है। राष्ट्रीय एकता के ऊपर जितने भी आपके एग्जाम में बी के सी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन प्रेजेंट है और स्टार्ट क्लास को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता एक मानव भाव है, निष्ठा और भक्ति की एक भावना है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है। देखिए राष्ट्रीय एकता एक मानव भाव है, राष्ट्रीय एकता एक मानव भाव है, निष्ठा और भक्ति की भावना है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है। इसी को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर मेरे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो राष्ट्रीय एकता क्या है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना। अगर एक राष्ट्र के, मान लो भारत एक राष्ट्र है, भारत के सभी लोग एक दूसरे के साथ अगर मिलके रहते हैं तो हम उसको राष्ट्रीय एकता कहते हैं, ठीक है। भारत के सभी लोग अगर एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं तो उसको हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से लिखना चाहते हो तो राष्ट्रीय एकता एक मानव भाव है, निष्ठा और भक्ति की एक भावना है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है। इसी को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में मैं आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रीय एकता क्या होता है, तो भारत एक राष्ट्र है और भारत के लोग अगर आपस में मिलजुल कर रहते हैं आपस में, तो उसी को ही हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व कौन कौन से, तो भाई सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता, भाषावाद, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल और विदेशी तत्व। ये 7 पॉइंट आप सभी को इसका आंसर लिखना है। तो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो सांप्रदायिकता, भाषावाद, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल और विदेशी तत्व। ये 7 पॉइंट आपको लिखना है, तभी आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, जो कि ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। भैया किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसका जवाब बहुत अच्छे से आप सभी को देना होगा, ठीक है। तो शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान के लिए, ठीक है। आपको ना हर एक सेंटेंस के सामने, हर एक वाक्य के सामने आपको जो है यहां पे सिर्फ आपको आगे क्या लगाना है, देश के, ठीक है, देश के,
तो देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। हम क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर हमें क्या देना है कि देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान के लिए, राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए, लोगों के कल्याण और भलाई के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास के लिए, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए, इन सभी विकास के लिए, ठीक है, इन सभी विकास के लिए किसी भी देश में राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। चाहे कौन सा भी देश हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, चाहे अमेरिका हो, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका हो, या चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उस देश में राष्ट्रीय एकता होती है तो ये सभी जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं वह उस देश की तरक्की के लिए, अगर आपके देश में राष्ट्रीय एकता होती है तो आपके देश की तरक्की ना ऐसी फास्ट हो जाएगी, आपके देश की जो ग्रोथ है वो आपकी ग्रोथ जो है, आपकी कंट्री की ग्रोथ सबसे फास्ट होने लगेगी। इसीलिए जो है कंट्री की ग्रोथ फास्ट करने के लिए, उस देश में शांति बनाए रखने के लिए, उस राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान के लिए, राष्ट्र की उन्नति के विकास के लिए, और उस देश में, उस राष्ट्र में जो भी लोग रहते हैं उनके कल्याण और भलाई के लिए, उस देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए, और सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास के लिए, और आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए, इन सभी विकास के लिए किसी भी देश में राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ने बिल्कुल इसका आंसर मुझे लगता है कि अच्छे से आपने याद रख लिया है। तो टेंशन ना लीजिए, आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप सभी के चार्ट्स ना मैं पढ़ रहा हूं, तो आप टेंशन ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई भी लिख लेगा इसका आंसर, तो ठीक है। तो भारत के 5 पड़ोसी देश के नाम लिखो। भारत के 5 पड़ोसी देश के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। आप जो है किसी भी 5 देश के नाम लिख सकते हो। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान, श्रीलंका। ये जो देश है वो हमारे भारत को, इंडिया को लग के है, ठीक है। तो ये हमारे भारत के देश है, भारत के बॉर्डर को लगे हुए देश है, जो कि पड़ोसी देश कहते हैं हम इन्हें। तो आप सभी को ये नाम याद रखना है, 5 नाम आप लिख सकते हो आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं। भैया राष्ट्रीय, अगर मान लो आपका जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र में क्या क्या बाधाएं आती है, ठीक है, उस राष्ट्र में क्या क्या बाधाएं आती है। तो भैया उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो भाषा, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा आती है बीच में, ठीक है, वो इस भाषा का है, वो इसकी लैंग्वेज ये है, उसकी लैंग्वेज वो है, उसकी महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी है, उधर आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, ठीक है, गुजरात की गुजराती है। तो ये भाषाएं बीच में आती है। अगर भारत को अगर एक बनाना है तो बीच में थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधा है, लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में जातिवाद, ठीक है, भैया वो इस जात का है, वो इस जात का है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो ये भी जो है पुराने जमाने के जो लोग थे, थोड़ा सा जातिवाद के ऊपर, ठीक है, आप समझ सकते हो। और अभी भी कुछ लोग हैं जो कि जातिवाद के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जातिवाद के पीछे हमें तो नहीं लगना है। अगर आप भी एनसीसी कैडेट हो और आप भी जातिवाद को अगर मानते हो तो आप एनसीसी कैडेट नहीं हो, ठीक है। अगर आप भी जातिवाद को मानते हो तो आप एनसीसी कैडेट नहीं हो, ठीक है। हमें जातिवाद को नहीं मानना चाहिए, ठीक है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना है, सिंपल सी बात है। चलिए उसके बाद में निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन नहीं हुआ है उनको हम निरक्षर कहते हैं। तो निरक्षरता भी बीच में आ जाती है राष्ट्रीय एकता में बाधा बन के, ठीक है। अगर किसी देश का विकास हो रहा है, किसी देश में राष्ट्रीय एकता अगर हो रही है, तो निरक्षरता तो है, कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, उनको राष्ट्रीय एकता के बारे में नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो फिर वो उन्हीं का ही बता देते हैं बीच में से। चलिए उसके बाद में सांप्रदायिकता।
क्षेत्रवाद, उग्रवाद और आप सभी को एक लास्ट पॉइंट होगा, वो होगा सामाजिक असमानता। तो ये 7 पॉइंट आप सभी को आपके क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं लिखो। तो राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं कौन सी है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा? भाषा, जातिवाद, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, उग्रवाद और सामाजिक असमानता, ठीक है। ये 7 पॉइंट आप सभी को लिखना होगा, तभी आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। अगर आप 2-3 ही पॉइंट लिखोगे तो 5 में से 5 मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि भारत के किसी भी 5 धर्मों के नाम लिखो, या भारत में मानने वाले 5 धर्मों के नाम लिखो, जो कि आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे इसको अभी रट लो, ठीक है। तो भारत में कौन से धर्म है? इस्लाम है, सिख है, जैन है, हिंदू है, पारसी है, बुद्ध है, जो कि आपको यहाँ पे 5 नाम लिखना होगा, 5 धर्मों के नाम लिखना होगा। यहाँ पे ज्यादा है, 6 नाम है, तो भी 6 में से 6 भी आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। आपको अगर 6 नाम आप लिखोगे तो आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो फिर से एक बार, भारत के किसी भी 5 धर्मों के नाम लिखो। तो इसमें इस्लाम है, सिख है, जैन है, हिंदू, पारसी और बुद्ध, ठीक है। ये धर्म आप याद रख सकते हो। चलिए, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि अगर आपका भी एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, तो मिशन एनसीसी ने उन बच्चों के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे भी मैं आप सभी को दिखा दूं। देखिएगा, आपका एनसीसी का जो बी और सी का जो एग्जाम होता है वो सेम इसी तरीके से होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अंधेरा होने से आपको सही तरीके से नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका बी और सी का जो एग्जाम है वो सेम इसी तरीके से होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए ये कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो, तो पहले हम बात करेंगे आपके बी सर्टिफिकेट के कोर्स में। अब आप वो बच्चे हो जिनकी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं है, उनका एग्जाम अभी 2-3 हफ्ते में, 2-3 वीक में आने वाला है, या 1 महीने बाद उनका एग्जाम आने वाला है। तो आप सभी के लिए इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप आपका एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे। तो देखिए, तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको मिलने वाला है, क्या मिलेंगे भैया आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में? तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसके बाद उसके 8 आंसर शीट भी मिलेंगे, फिर आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर मिलेंगे, फिर आपको 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज, टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपका बी का एग्जाम आप आराम से निकालोगे, आराम से, क्या बोल रहा हूं मैं, आराम से। लेकिन आपको उन सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। तो बी सर्टिफिकेट की कोर्स की जो फीस है वो 199 रुपीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हो और सी का एग्जाम आप देने जा रहे हो, या आपका एग्जाम 2-3 वीक में या 1 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो आपको सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे। जी हाँ, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे, जिसमें से 5 कॉमन सब्जेक्ट सिलेबस के होंगे और 5 होंगे आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के। अब बहुत सारे बच्चों को कॉमन सब्जेक्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्या होता है, यही नहीं समझ में आएगा। तो आप जो है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर लेने के बाद। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 आंसर शीट, जो कि 5 कॉमन की होगी, 5 स्पेशलाइज्ड की होंगी। उसके बाद 2 प्रैक्टिकल पेपर, जो भी आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा ना, प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको क्या क्या कराया जाएगा वो आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेंगे क्विज, टेस्ट, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, और आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए वाले हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 199 रुपए में, 199 रुपीज में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप सी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए, अब बात करते हैं आप सभी को पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी को पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, तो देखिए, पेमेंट मेथड में आप सभी को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे, ये ऑप्शंस आपको पेमेंट के लिए मिलते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर आपको इसी नंबर पे भेज देना है। जैसे ही आप इस नंबर पे भेजोगे आपका स्क्रीनशॉट, तो आपको कुछ ही समय में जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो पीडीएफ फाइल में, ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, और
उनके आंसर शीट भी आपको व्हाट्सएप पे आएंगे और साथ में ये पेपर हिंदी लैंग्वेज में, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले जिनको हिंदी में पेपर सॉल्व करना है उनके लिए ये पेपर है, इंग्लिश वाले पेपर ये नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पेपर नहीं है। तो जितने भी बच्चे हिंदी में पेपर को सॉल्व करना चाहते हो तो इनके लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, जो कि आप इन क्वेश्चन पेपर के हेल्प से आप आपका बी का सी का एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। तो चलिए, तो फिर ये पेपर आपको मिलेंगे पीडीएफ में। पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है और ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको सिर्फ कॉमन सिलेबस मिलेगा, कॉमन सब्जेक्ट मिलेगा, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। चलिए, नंबर तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, हाई मिशन एनसीसी। अगर इंटरेस्टेड हो तो हाई मिशन एनसीसी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। या अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सर ये क्वेश्चन पेपर है क्या, कोर्स क्या है, तो अगर कोई डाउट्स होता है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप कॉल पे भी बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने दिया हुआ है उस पर भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकते हो। तो चलिए बिल्कुल हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है। राष्ट्रीय एकता शिविर, अगर हम इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनआईसी, आपने बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा एनआईसी। तो एनआईसी कैंप का मतलब क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप को क्यों कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, क्यों कंडक्ट कराया जाता है, क्यों आपको उस कैंप में बुलाया जाता है, क्या उद्देश्य है उस कैंप का, क्या मकसद है उसके पीछे। ठीक है, जब एनआईसी कैंप एक नेशनल लेवल का कैंप होता है जिसमें आउट ऑफ स्टेट के कैडेट्स आते हैं एनआईसी में। ठीक है, इस साल के एनआईसी हुए वो ऑनलाइन हुए, लेकिन जब ऑफलाइन एनआईसी कैंप होता है तो उसमें अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो उस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो यह भी हम देखेंगे। तो जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप सभी के कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, भाई आपके क्या कमेंट्स है मैं पढ़ रहा हूं सभी। ठीक है, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं कमेंट्स का। चलिए, तो युवाओं में देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य क्या है तो युवाओं में देश के विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और पर्यावरण की बाधाओं के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, कैडेट्स को साथ मिलकर रहने, परस्पर सहयोग करने व अन्य प्रांतों के कैडेट्स को साथ जिन्हें वे पहले से जानते तक नहीं, सद्भाव के साथ कार्य करने का अनुभव करवाना, और उसके बाद कैडेट्स में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। तो ये 4 पॉइंट्स आप सभी को उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा ओरली बता देता हूं कि राष्ट्रीय एकता शिविर क्यों कंडक्ट किया जाता है, एनआईसी कैंप क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखिए इसका मेन एम है, मेन उद्देश्य क्या है। तो आप देखिए, मान लो भाई मैं यूपी का हूं, आप महाराष्ट्र के हो, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई हरियाणा का है, तो ये सभी जो अलग अलग स्टेट के जो कैडेट्स है उन सभी को मिलाना। सबसे पहले तो जो अलग अलग स्टेट के कैडेट्स है उन सभी को मिलाना, एकजुट करना। ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ रहने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनकी फ्रेंडशिप होती है फिर एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होता है, एनआईसी में कल्चरल प्रोग्राम चलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं, कल्चरल प्रोग्राम चलता है। तो कल्चरल प्रोग्राम में जो है महाराष्ट्र का जो बंदा होता है, महाराष्ट्र का जो कैडेट होता है वो महाराष्ट्र का कल्चर शो करता है। ठीक है, जो हरियाणा का जो कैडेट्स होता है वो हरियाणा का कल्चर शो करता है, जो यूपी का कैडेट होता है वो यूपी का कल्चर शो करता है। तो इससे क्या होता है, हर एक कैडेट को दूसरे दूसरे स्टेट का कल्चर देखने का मौका मिलता है, कल्चर को पहचानने का मौका मिलता है। ठीक है, मान लो अगर मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो मुझे महाराष्ट्र के बारे में पता चलता है। ठीक है, इनका कल्चर कैसा है, खान पान कैसा है। तो ये क्या है, आप सभी कैडेट्स एक दूसरे के साथ वहां पे मिलके रहते हो। ठीक है, 10 दिन आप सभी को रहना होता है, 10 दिन में आपके फ्रेंडशिप्स होती है। ठीक है, सभी कैडेट्स के साथ आपकी भी फ्रेंडशिप होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर राष्ट्र में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है सभी कैडेट्स मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोशिश भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेन यही है कि आपको दूसरे देश, दूसरे स्टेट में आपको जाने का भी मौका मिलता है, तो उस स्टेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, वो देखने का मौका आपको मिलता है। तो यही उद्देश्य है ताकि आप सभी कैडेट्स जो है वो एकजुट हो सके, सभी जगह सभी कैडेट्स एक जगह पे इकट्ठा हो सके और अपनी अपनी जो
कल्चरल एक्टिविटीज है, कल्चरल अपने अपने स्टेट का कल्चर है वो शो कर सके, ताकि सभी लोग क्या कर सके, सभी लोग एकजुट हो सके सभी। इसीलिए जो है आपको राष्ट्रीय एकता शिविर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप सभी को राष्ट्रीय एनआईसी कैंप को भेजा जाता है, ठीक है, ताकि आप सभी मिलजुल कर रह सकें। चलिए उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क के लिए पूछा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत की 5 नदियां कौन सी हैं? तो यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, उसके बाद महानदी, तापी, कावेरी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे 8 नदियों के नाम लिखे हैं, तो आप इसमें से 5 नाम याद रख सकते हो। फिर से भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लिखो, 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ओके गंगा गंगा डबल क्यों हो रहा है यार? चलिए यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, महानदी, ताप्ती और कावेरी, ठीक है। ये 8 नदियों के नाम आप जो है 8 में से 5 नदियों के नाम आप याद रख सकते हो। चलिए आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हैं, ठीक है। लाइव हो जाने के बाद आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में, आपके लिए तो चार्ट ओपन नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी को आपका नाम कमेंट करना है, ताकि मुझे यह पता चले कि कितने कैडेट्स तक यह वीडियो पहुंचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रीय एकता के नारे लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता के नारे, भैया हम नारे लगाते हैं जब भी हम रैली निकालते हैं, तो रैली में तो नारे होते ही है, ठीक है, जिसको हम स्लोगन भी कह सकते हो, ठीक है, इसको स्लोगन भी कह सकते हो। तो क्या नारे? 3 नारे। तो हम नारे बोल सकते हैं कि आओ मिलकर बढ़ाए राष्ट्रीय एकता को सब लोग, आओ मिलकर बढ़ाए राष्ट्रीय एकता को सब लोग, ताकि देश में तरक्की का हो सके उपयोग। क्या? आओ मिलकर बढ़ाए राष्ट्रीय एकता को सब लोग, ताकि देश में तरक्की का हो सके उपयोग, ठीक है। ये होगा हमारा एक स्लोगन। उसके बाद सेकंड नंबर का है राष्ट्रीय एकता है देश की तरक्की का आधार, राष्ट्रीय एकता है देश की तरक्की का आधार, इसके बिना है सब बेकार, ठीक है। राष्ट्रीय एकता है देश की तरक्की का आधार, इसके बिना है सब बेकार। चलिए उसके बाद में तीसरा स्लोगन, तीसरा नारा हम कौन सा लगाएंगे? तो तीसरा नारा जो है हम यहां पे लगाएंगे राष्ट्रीय एकता है भारत की रीढ़, राष्ट्रीय एकता है भारत की रीढ़, इसके बिना है देश शक्तिहीन, ठीक है। राष्ट्रीय एकता है भारत की रीढ़, इसके बिना है देश शक्तिहीन, ठीक है। तो ये 3 नारे यहां पे आपको दिख जाएंगे। तो ये 3 नारे आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार लिखो। तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार क्या है? तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार है भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, राजनीतिक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकता, मानसिक एकता, धार्मिक समन्वय, जातीय एकता, ठीक है। उसके बाद में आर्थिक हित। ये जो है वह राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार है। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार क्या है? यह क्वेश्चन आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार है भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, राजनीतिक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकता, मानसिक एकता, धार्मिक समन्वय, जातीय एकता, आर्थिक हित। ये 8 पॉइंट्स आप सभी को लिखना होगा, तभी आपको जो है 6 में से 6 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे इस क्लास का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्र निर्माण के हित में युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण के हित में युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए? भैया मैं भारत का एक यूथ हूं, एक युवा हूं, तो मुझे अगर राष्ट्र निर्माण में अगर मेरा योगदान देना है मुझे, तो मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं देश की तरक्की का अगर मैं सोचता हूं, ठीक है, मैं एक एनसीसी कैडेट हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे देश की तरक्की हो, तो मुझे देश की तरक्की के लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको नशीली दवाओं का सेवन ना करिए, ठीक है। नशीली दवाओं का सेवन ना करिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजें नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दहेज ना मांगे, ठीक है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। सुन लो बॉयज जितने भी देख रहे हो, दहेज नहीं मांगना चाहिए भैया। जब शादी करोगे ना तो दहेज ना मांगो, ठीक है। नहीं तो मांग लोगे, नहीं मांगना है, ठीक है। जितने भी बॉयज देख रहे हैं, दहेज नहीं मांगना है। शादी करोगे तब शादी में दहेज नहीं मांगना है। अगर मम्मी पापा बोलते भी है
तो भी उनको अच्छे से समझाना है, ठीक है। नहीं तो मम्मी पापा ने बोल दिया चलो भैया दहेज मांगो, ठीक है, तो दहेज नहीं मांगना है। चलिए, उसके बाद में अवैध यौन संबंध न बनाए, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, ठीक है, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त ना हो। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका जो सराउंडिंग है, आप जिस जैसे स्टूडेंट के साथ आप रहते हो, ठीक है, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करती हो। मान लो अगर आपके जो फ्रेंड्स है वो थोड़ा सा डकैती में या कुछ गलत काम करने वाले होते हैं, भाईगिरी में, दादागिरी में, ठीक है, अगर ऐसे लोगों के संगत में अगर आप रहते हो, ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हो, तो आपको उनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि आप उनके साथ रह के जो है आप असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ टेररिस्ट बनना, ऐसे जैसे कुछ होते हैं, उनके साथ आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो सोच लो क्या करना है। चलिए, उसके बाद में पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो गरीब है ना उसको ही हम, आप नहीं करते हो, ठीक है, मैं आप नहीं करते हो, लेकिन लोग करते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना उनका ही शोषण करते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देने चाहूंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल क्या देते हैं, चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मान लो दीपावली है, ठीक है, दिवाली है। तो दिवाली में जो है मान लो एक यहाँ पे जो है वो गरीब किसान बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसने जो है यहाँ पे कुछ सामान रखा है दिवाली का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एक बड़ा सा आदमी है, मतलब कि अच्छा खासा उसका दुकान है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जिसका हमें बड़ा दुकान दिखाई देता है उसके पास से हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है। जो छोटा आदमी है या छोटा जो किसान होता है उनके पास से हम कोई भी चीज खरीदते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इनको भी हमें चांस देना चाहिए, हमें भी किसान के पास का भी उनके पास जो चीजें होती है वो खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये करते हैं, या मैं यहाँ पे तो दिवाली का एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि यहाँ पे आपको देना चाहिए, लेकिन मैं दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप उतने समझदार हो। चलिए, बच्चों से श्रम न करवाए, छोटे बच्चे जो होते हैं भैया उनसे श्रम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। आप नहीं करवाते हो मुझे पता है, लेकिन जो करवाते हैं उनको भी आप थोड़ा सा बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग ना करें, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप करते हो क्या, परीक्षा में कॉपी करते हो आप सभी, ठीक है, या इसको पूछना उसको पूछना, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना चाहिए जब हम एग्जाम देते हैं, मोबाइल नहीं ले जाना एग्जाम देते समय, ठीक है। तो अनुसूचित साधनों का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। आप नहीं करते हो मुझे पता है, आप सभी कैडेट्स नहीं करोगे। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना करें, ठीक है। आप सभी जितने भी कैडेट्स है, भ्रष्टाचार नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्र निर्माण के हित में युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक युवा हूं, अगर मुझे राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र का विकास करना है, तो मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 8 पॉइंट, तो ये सभी चीजें मुझे नहीं करनी पड़ेगी, तभी जो है हमारे देश का विकास हो सकता है, ठीक है। ये सभी मुझे नहीं करना पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से आज की क्लास मजा आई होगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा कि जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे आज, ठीक है। कल की और एक क्लास चलेगी इसके ऊपर, और जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे राष्ट्रीय एकता के ऊपर, वो सारे क्वेश्चन कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि टाइम भी अभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और मुझे भूख भी लगी है, ठीक है, भूख भी लगी है आज थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास थी, वो हमारा इस कोर्स का नाम क्या है, तो एनसीसी स्पेशल क्लास। क्या है भैया हमारा इस कोर्स का नाम, तो एनसीसी स्पेशल क्लास। आज की जो है हमारी 5 नंबर की क्लास थी, ठीक है, एनसीसी स्पेशल क्लास इस कोर्स का नाम है। आज की हमारी 5th नंबर की क्लास थी। अगर आप सभी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो, कुछ देर बाद यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप वहां पे आपको पूरी वीडियोस मिल जाएगी। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी जो है आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन पेपर को परचेस करने में, तो मैंने वीडियो में बताया है कैसे करोगे, तो आप वहां से कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे आ जाएगा वीडियो कुछ देर बाद, इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सभी लोग लाइक कर दो यार, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है वो बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं वीडियोज
लाइव आऊंगा या वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं बिल्कुल कल की सुबह की क्लास में। सभी को सुबह 7 बजे आना है कल की क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।